प्यारे बच्चों, आज हम इस अध्याय को पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उस अध्याय का नाम है एक कहानी नामी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको लेखिका मनु भंडारी के बारे में यह संक्षिप्त में जानकारी दिया था कि लेखिका मनु भंडारी कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें एक उपन्यास उनका था महाभोज। महाभोज उपन्यास का ही एक यह खंड है जिसको कह सकते हैं कि एक आत्मकथन के माध्यम से मनु भंडारी ने अपने उस आत्मकथन को प्रस्तुत किया है और उस आत्मकथन में अपने जीवन में आने वाले उन तमाम व्यक्तित्वों का जिक्र किया है जिसने उनके जीवन में एक प्रभाव डाला, उनको एक नया जीवन देने का कार्य किया। यूं तो कहा जा सकता है कि मनु भंडारी ने अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही कुछ मौलिक रचनाएं, मौलिक कल्पनाओं के सहारे कुछ नया करने का कार्य किया। अपने आप जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन भी इनके जीवन का एक हिस्सा बना था। और वह एक हिस्सा बनने के पीछे कारण ये था कि उस समय हमारा देश आजाद नहीं था और जिस समय इनका जन्म हुआ था 1931 में, उस समय देश में एक लहर, क्रांति की लहर जगी हुई थी और उस क्रांति की लहर में मनु भंडारी का भी जो 9 युवकों का खून था वो आजादी के लिए खोल रहा था और हर जगह उस आजादी का गूंज चतुर्दिक फैला हुआ था और जिनके दिमाग पर भी छाया हुआ था। तो मनु भंडारी के बारे में जानने के उपरांत उनका एक आत्मकथा, यह कहानियां भी आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो वो वीडियो का भाग 2 है और ये प्रारंभ पंक्तियां हैं जो छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है और आपकी सुविधा के लिए कि आप इसको समझ सके, जान सके, इसलिए हमें इसको 5 से 6 वीडियो में आपका एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहला पैराग्राफ ऐसे है, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव से लेकर चपेट में आते ही रहते थे या हैं, यह पहला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के मध्य में आए हुए जो भी कठिन शब्द हैं उसको यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा और आशा करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और अपने जीवन में भी, अपनी वाणी में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहला वर्ड सिलसिला। सिलसिला का अर्थ होता है क्रम, एक गति। जब हम किसी बात को बोलते हैं तो उसी क्रम में जब बोलते चले जाते हैं तो कहते हैं सिलसिला प्रारंभ हुआ। निहायत, निहायत का तात्पर्य होता है अत्यंत, बहुत। अव्यवस्थित, जो वस्तु बिना व्यवस्थित किए हुए रखी जाए, रखा गया हो उसको कहते हैं अव्यवस्थित। व्यक्तित्व विहीन, व्यक्तित्व विहीन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से विहीन हो जाता है, उसका कोई सम्मान ना रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं व्यक्तित्व विहीन प्राणी। इसका अर्थ है चरित्र सम्मान को खोया हुआ व्यक्ति। एक वर्ड है तत्पर। तत्पर का तात्पर्य होता है तैयार, सदैव तत्पर रहना, अर्थात हमेशा किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना। ओहदा, ओहदा का तात्पर्य, चूंकि ये अरबी शब्द है और हिंदी साइड में अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं का एक सम्मिश्रण इस प्रकार है जो हिंदू को एक विपुल भंडार प्रस्तुत करता है। ओहदा शब्द का अर्थ होता है पद, पद यानी स्थान। किसी बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको कहते हैं वो बड़े ओहदे पर है। बेहद का तात्पर्य होता है अत्यंत। बेहद, बे उपसर्ग है और हद शब्द है, मूल शब्द है। जब किसी हद यानी सीमा से हम पार चले जाते हैं तो उसको कहते हैं बेहद, बिना किसी हद का, बिना किसी सीमा का, अत्यंत। संवेदनशील, संवेदनशील एक ऐसा शब्द है जो आदमी के अंदर उसकी चरित्र को उजागर करता है। संवेदनशील उस व्यक्ति को कहते हैं जो सुख को जानने वाला हो, सुख को भी जाने, दुख को भी पहचाने, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं संवेदनशील व्यक्ति। अहंवादी, अहम का तात्पर्य होता है अहंकार।
तो इसका होता है बल या शक्ति के सहारे। जब कोई व्यक्ति किसी आलम्ब को साथ में लेते हुए कार्य करता है तो कहा जाता है इसके बलबूते वो कार्य कर रहा है। तो बलबूते शब्द का अर्थ होता है बल या शक्ति के सहारे। पहलुओं, अगला शब्द है पहलुओं। पहलुओं अर्थात तथ्य या विषय। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें हम बात करते हैं या उस पर अपना विचार करते हैं, उसको कहते हैं कई पहलुओं पर हमें जांच करनी है। तो पहलुओं शब्द का अर्थ होता है तथ्य, विषय। विस्फारित, विस्फारित शब्द का अर्थ होता है फैला हुआ। जो वस्तु अत्यधिक रूप से फैला दी जाती है उसको कहा जाता है विस्फारित। विशेष विवशताओं, विवशताओं का तात्पर्य होता है विवश होना, मजबूरियों से घिरा होना, विवश हो जाना, उसका अर्थ है मजबूरियां। शीर्ष, शीर्ष का तात्पर्य होता है, चूंकि शीर्ष संस्कृत शब्द के अंतर्गत आता है, शीर्ष का तात्पर्य होता है सर यानी ऊंचा स्थान। और हाशिए अगला शब्द है और अंतिम शब्द है इस पैराग्राफ के बीच का। हाशिए अर्थात निचला स्थान। जब किसी ऊंचाई से हम धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं कि हम शीर्ष से हाशिए पर चले गए, अर्थात उस ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर पहुंच गए। इस प्रकार से पहले पैराग्राफ जर्मनी मध्य प्रदेश के भानपुरा से लेकर उसके मध्य आए हुए समस्त पंक्तियों में से अंतिम पंक्ति चपेट में आते ही रहने का जो कठिन शब्दार्थ था मैंने आपको यहाँ पर बताया, समझाया। अब प्रारंभ करते हैं इन लाइनों का अर्थ सहित पर व्याख्या। एक कहानी में पाठ का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानना है जो एक किशोर होने के बाद अपनी आत्मकथा में उस आत्म किशोरता का परिचय देते हुए उनके जीवन में घटित होने वाले उनके पिता का, उनके माता का, उनके भाई बहनों का, उनके प्राध्यापकों का अर्थात अध्यापकों का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा और किस तरह से एक किशोर अवस्था का व्यक्तित्व अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए अपने उस परम उद्देश्य को प्राप्त करता है और किस तरह से असहज और असमान दिखने वाली बालिका का जीवन परिवर्तित हो जाता है और एक असाधारण लड़की किस तरह से विशेष लड़की के रूप में उभरती है। यही इस आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य है और किस तरह से एक व्यक्ति की क्षमता को, योग्यता को प्रकाशित किया जा सकता है इस पाठ में मनु भंडारी बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक कहानी अभी आत्मकथा जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखा हुआ है। प्रारंभ करते हैं। लेखिका कहती है जर्मनी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। साम्राज्य शब्द बड़ा ही कुंठा से ग्रसित व्यक्तियों द्वारा या कह सकते हैं कि अहंकारी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि लेखिका ने अपने पिता के लिए प्रयोग किया है। आगे बताते हैं कि जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, पुस्तकों और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेट पढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया गया, जिनमें
तो कईयों ने बड़े बड़े ओहदों को प्राप्त किया, ओहदों को पहुंचे, ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली की चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंकारी। प्रथम पैराग्राफ के मध्य में एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया, जिसमें लेखिका ने अपनी उन यादों के सिलसिले का एक घटना का जिक्र करती हैं। कहती हैं कि अजमेर में जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे उस मोहल्ले का नाम था ब्रह्मपुरी मोहल्ला, और वहाँ पर हमारा एक मकान था जो कि 2 मंजिला मकान था, और 2 मंजिले मकान में मैं अर्थात लेखिका अपने भाई बहनों के साथ और अपनी उस माँ के साथ निवास करती हैं, जो कि अपने पिता की आज्ञाओं की पूर्ति के लिए सदैव तैयार रहती हैं। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि लेखिका ने अपनी माँ के लिए जो शब्द प्रयोग किया है, यह कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से याद कराता है कि पिताजी का जो रोग था, जो गुस्सा था, जो किसी कारणवश उत्पन्न हुई स्वभाव परिवर्तन था, वो पिताजी को सदैव डराया धमकाया रहता था। भय के उस प्रभाव में माँ ने अपने सारे सम्मान, सारे पद प्रतिष्ठा को त्याग कर अपने चरित्र को व्यक्तित्वहीन बना लिया था, और उस व्यक्तित्वहीन जीवन में लेखिका और अपने भाई बहनों के साथ निवास करती थी, और पिताजी सदैव 2 मंजिले मकान में ऊपरी तल्ले पर एक ऐसे कमरे में रहते थे जो कि अव्यवस्थित रूप से बिखरा फैला हुआ रहता था, और उस अव्यवस्थित फैले हुए कमरे में पिताजी के द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों का, पत्रिकाओं का, अखबारों का एक अंबार सा लगा हुआ था, और वो अंबार कहीं न कहीं पिताजी के गुस्से का, या कह सकते हैं किसी कारणवश किए गए विश्वासघात के कारण उपजी हुई क्रोध और गुस्से का ही प्रतिफल था। लेखिका आगे बताती हैं कि पिताजी का स्वभाव इस प्रकार नहीं था, और वह स्वभाव में बड़े सरल हंसमुख इंसान थे। साथ ही साथ वो कांग्रेस के जो कि उस समय बड़ी पार्टी के रूप में भारत देश में सक्रिय रूप से भूमिका अदा कर रही थी, उस कांग्रेस पार्टी के भी एक समाज सुधारक थे, और समाज सुधारक के कार्यों का वर्णन करते हुए लेखिका बताती हैं कि किस तरह से पिताजी समाज सुधार करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चों को घर पर बुलाकर 8 से 10 बच्चों को घर पर बुलाकर सदैव उनको पढ़ाने का कार्य करते थे, और उनके पढ़ाने का नतीजा ये रहा कि बहुत सारे विद्यार्थी बड़े बड़े पदाधिकारी बने और ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित किए। लेखिका बताती हैं कि ये सारे कार्य पिताजी के सुखद दिनों के कार्य रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका इस तरह से परिवर्तित होना और हम लोगों का डर और भय के प्रभाव में जीवन यापन करना, यह जागृत करता था कि जीवन बड़ा ही कठिन होता है, और जीवन की जो सच्चाई है उसका अनुभव भी बड़ा ही कठिन होता है। लेखिका कहती थी कि पिताजी बड़े ही दयादिल इंसान थे, बड़े खुशमिजाज थे, और किसी प्रकार का शक कपट की भावना उनके मन में तत्कालीन दिनों में नहीं हुआ करती थी, जब वो समाज सुधारक के रूप में कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। किंतु अज्ञात कारणवश का तात्पर्य है, लेखिका ने अपनी उस छोटे से उम्र में ये कहने का प्रयास करती है कि उस समय मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था कि पिताजी के चरित्र में, स्वभाव में परिवर्तन क्यों था। इसलिए लेखिका ने कहा कि अज्ञातवश मुझे इस बात का भान नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा कि पिताजी का स्वभाव सचमुच में वैसा था, या किसी कारणवश अपने उस 2 मंजिले मकान में वो ऊपरी तल पर अव्यवस्थित रूप से फैले हुए कमरे में निवास करते थे। कब पढ़ने के साथ साथ कभी कभी वो डिक्टेशन भी किया करते थे,
बोलकर भी पढ़ा करते थे। ऐसे पिता के स्वरूप के बारे में लेखिका ने बताने का प्रयास किया कि मेरे पिताजी उन दिनों दरियादिली से भरे हुए थे कि किसी ज्ञात कारणवश वो संवेदनशील व्यक्ति किसी कारणवश अत्यंत क्रोधी और अहंवादी व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। अब आते हैं इस भाग के मध्य में पाए गए दूसरे पैराग्राफ के वर्णन करने के साथ साथ मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से मनु भंडारी के जीवन में एक हीन भावना का उद्भव हुआ और वो हीन भावना सदैव मनु भंडारी को हीन भावना से पीछे की ओर धकेलने का कार्य करता है। लेखिका कहती है पिताजी का यह स्वभाव जो मैंने देखा था समझा था उस समय मुझे किसी प्रकार का बोध नहीं करता, लेकिन लेखिका कहती है कि पिताजी का यह स्वभाव यह सब तो मैंने केवल सुना था कि पिताजी बड़े 2 मंजिले मकान में इस तरह से रहा करते थे। लेकिन जब देखा तब तो इन गुणों अर्थात दरियादिली, उस मिजाज, समाज सुधारक, इन सब गुणों के भग्नावशेष बचे हुए अवशेषों को ढोते हुए पिता के रूप में मुझे दिखाई दिया। जो मैंने पिताजी के गुणों और विशेषताओं को सुना था वो सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन जब मुझे होश आया, बातों को जानने का, परिस्थिति को समझने का बोध हुआ, तब मैंने जिस पिता को देखा था वो पिता वो दरियादिली पिता नहीं था, बल्कि अपने उस स्वभाव से बचे हुए गिरे हुए भग्नावशेषों को ढोता हुआ पिता देखा जो कि अत्यंत लाचार दिखाई देता। लेखिका कहती है कि मुझे बाद में याद पड़ा एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण, आर्थिक पैसे नुकसान झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार अलग अलग विषयों में उसके अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह के पहला और केवल अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व की सारी सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ रख दिया था। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कंपाती और थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी चोटें होंगी, वे जिन्होंने आंख बंद कर सबका विश्वास करने के बाद करने वाले पिता को बेहद बाद के दिनों में इतना सखी बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते। दूसरे पैराग्राफ में लेखिका ने अपने पिता के उस परिवर्तित स्वभाव के बारे में बताया। कहती हैं कि जब मैंने अपने पिता के बारे में जो भी बातें सुना था वो बातें सिर्फ मैंने सुनी थी, लेकिन जब मैंने जिस पिता को देखा वो एक ऐसा पिता था जो कि अत्यधिक क्रोधी था, अहंकारी था, और यह अहंकार क्रोध क्यों उनके मन में था तो मुझे बाद में पता चला कि एक आर्थिक झटके के कारण, पैसे के, धन के नुकसान के कारण उनका यह स्वभाव में परिवर्तन हुआ है, और तब आर्थिक झटके के बाद वो मध्य प्रदेश को छोड़कर इंदौर में चले आए थे, इंदौर से अजमेर आ गए थे, और उन्होंने अजमेर आने के बाद अपने दम पर, अपने बलबूते अन्य विषयों पर हिंदी शब्द और अंग्रेजी का शब्दकोश का निर्माण किया, और इस तरह के निर्माण उनको यश, प्रतिष्ठा, सम्मान तो दिया, लेकिन उनको जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी, अर्थ यानी धन की,
प्राप्त नहीं हो सका इन शब्दकोश के निर्माण के। धीरे धीरे लेखिका बताती है पिताजी की आर्थिक जो स्थिति थी वो सिकुड़ती चली जा रही थी, कमजोर होती चली जा रही थी, और कहीं न कहीं ये आर्थिक स्थिति का इस तरह से सिकुड़ना पिताजी को और सखी और क्रोधी बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेखिका कहती है कि पिताजी के जितने भी सकारात्मक पहलू थे उनके दरियादिली के दिनों के, वो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति के सिकुड़ने के साथ साथ सभी सकारात्मक पहलू नकारात्मकता में बदलती चली जा रही थी, और वो नकारात्मकता धीरे धीरे पिताजी के चरित्र को, व्यक्तित्व को भी सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही थी या पिताजी को सिकुड़ता हुआ बना दिया था। लेखिका कहती है कि पिताजी अपने महत्वाकांक्षाओं में, अपनी उस नवाबी आदतों के जो कि पहले हुआ करते थे, उस नवाबी आदतों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को ठेस न पहुंचे, इस विवशता के कारण पिताजी ने कभी भी हम लोगों को यानी अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को यह बताने का तनिक भी प्रयास नहीं किया कि उनकी स्थिति धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। इसके पीछे कारण था पिताजी का वो क्रोधी और अहंकारी और महत्वाकांक्षा से भरे हुए स्वभाव जो पिताजी को मजबूर करने के लिए विवश ना कर सके। और यही क्रोध, यही गुस्सा लेखिका बताती है कि आए दिनों मेरी माँ को और हम सभी लोगों को कंपाती थपथपाती रहती थी। पिताजी की कही हुई हर बात माँ मानती थी और डर के कारण उनके सभी आज्ञाओं का पालन किया करती थी। लेखिका कहती है कि इन तमाम परिवर्तनों के बाद मेरे विचार में, मन में विचार आता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपने के ऊपर विश्वास करता है और आंखें मूंद कर विश्वास करता है, और वही व्यक्ति जब विश्वासघात करता है तो व्यक्ति की समस्त सकारात्मक पहलू नकारात्मकता में बदलती चली जाती है। लेखिका ने आगे बताया है कि पिताजी भी ऐसे व्यक्ति थे जो आंखें बंद करके लोगों पर विश्वास करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन जब वही विश्वास पात्र व्यक्ति विश्वासघात करता है तो इसका असर ये पड़ा, पिताजी का स्वभाव धीरे धीरे सख्ती बनता चला गया, और उस सखी और क्रोधी और हम से भरे हुए व्यक्तित्व के शिकार हम सभी लोग यानी हम परिवार के समस्त लोग उस पिता के क्रोध का, गुस्से का, अहंकार का शिकार होते चले जा रहे थे, जो हमारे मन में धीरे धीरे कहीं